बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अश्याम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की फिजिक्स और यूनिट 19 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा एक ही वीडियो में। तो यहाँ आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1 आ गया। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक न्यूमेरिकल भी कोशिश करिएगा ना छोड़े, सही है ना। चले भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला न्यूमेरिकल, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। पहले इसका मतलब समझ लें कि ये हमारे पास दो कॉइल्स है। एडजेसेंट का मतलब होता है एक के बराबर में, बिल्कुल बराबर में कहते हैं एडजेसेंट। तो दो कॉइल है, दो आपस में बराबर में रखी गई। चले भाई, आगे बता रहा है भाई, ये बता रहा है कि एंड अ चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉइल आ गई। इस फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज हो रहा है बार बार, करंट चेंज हो रहा है बार बार। तो करंट जब बार बार चेंज होगा तो आपने एक टॉपिक पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन का, कि जब चेंजिंग इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहां से समझ में आ गया कि जब इस प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो इसने बताया कि चेंजिंग इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट इन द सेकंड कॉइल। तो सेकंड कॉइल ये रही, इसमें एक इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ और वोल्ट मीटर से पता लगा लेंगे आप, और वो है 0.5 वोल्ट का। तो ये सेकंड कॉइल है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस को कहते हैं कैपिटल एम और 0.2 हेनरी हमें दी हुई है। तो अब हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल। तो यहां पे सबसे पहले बात रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की करें तो रेट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, रेट का मतलब होता है समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल, तो रेट क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल का मतलब है प्राइमरी कॉइल, मतलब हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है भाईजान। और मैंने लिख दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल मतलब प्राइमरी कॉइल, डेल्टा आईपी ओवर डेल्टा टी हमें कैलकुलेट करना है। आई होप ये बेहतरीन तरीके से डेटा क्लियर होना चाहिए। अब ये भी समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला टॉपिक है, म्यूचुअल इंडक्शन वाला टॉपिक है, तो उसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, तो उसका आपने एक फॉर्मूला बनाया, डिराइव किया होगा। तो एप्सिलॉन एस जो होता है वो बराबर होता है किसके, नेगेटिव एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। अगर आपको याद हो तो आपने ये फॉर्मूला लाजमी पढ़ा। अब देखिए नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दीजिएगा, नेगेटिव साइन लेंस लॉ की वजह से होता है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। क्लियर है। चले भाई, अब इस फॉर्मूले को हमें डेल्टा आई पी और डेल्टा टी के लिए अरेंज करेंगे। तो डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी जो है कैलकुलेट करना है, तो यह एम मल्टीप्लाई और वहां जाके एप्सिलॉन एस से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एस से डिवाइड हो जाएगा। चलिए भाई एकदम ब्यूटी नजर आने लग गई एकदम। एप्सिलॉन एस कितना है भाई, एप्सिलॉन एस दिया हुआ 0.5 वोल्ट और म्यूचुअल इंडक्टेंस दी हुई है 0.2 हेनरी। चले भाई ये भी ब्यूटी से हो गया सॉल्व। तो 0.5 को 0.2 से जरा डिवाइड तो करके देखें कितना आ रहा है। तो यहां से यहाँ 2.5, तो यहां जाके स्टूडेंट हमने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया 2.5। और यूनिट क्या होगा, ऊपर क्या है एम्पियर, नीचे क्या है सेकंड, तो एम्पियर पर सेकंड इसका यूनिट आ जाएगा। और यहां जाके ये प्यारा सा न्यूमेरिकल हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो आए पढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है अब सेकंड न्यूमेरिकल। ये भी बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा हुआ अ कॉइल विद एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी। स्टूडेंट यहां पे उसने जिक्र नहीं किया म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो इसका मतलब सिर्फ इंडक्टेंस लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पे वो बात कर रहा है सेल्फ इंडक्टेंस की, और सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल एल से, और वो कितनी दे रहा है 0.5 हेनरी। आई होप इट इज क्लियर। चले भाई आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एक्सपीरियंसेस अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब क्या है, डेल्टा आई पी, क्योंकि रेट का मतलब होता है समथिंग डिवाइड बाय टाइम, और चेंज ऑफ करंट आ गया ऊपर डेल्टा आई, तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और वो कितना दे रहा है, दैट इज 2 एम्पियर पर सेकेंड। चले भाई बेहतरीन हो गया कहानी। हमसे क्या मांग रहा है, कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। तो यहां पे बोला कि कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो बताओ। अब आपको ये टॉपिक सेल्फ इंडक्शन का है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी भी कॉइल को अल्टरनेटिंग सोर्स मतलब ऐसे सोर्स से कनेक्ट करें जिसका करंट बार बार चेंज हो रहा हो, तो उससे होता क्या है कि कॉइल का तो पहला एक अपना वोल्टेज होगा और उसके अराउंड एक और वोल्टेज क्रिएट हो जाता है
उसे हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ इसका क्रिएट हो जाता है। और यही हमें बोल रहा है कि अब बताओ इसके अंदर कितना वो इंड्यूस ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, सही है ना, वो हमें कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्शन वाला ही होता है, सिर्फ हम क्या करते हैं, ये जो एस है ये हटा देंगे, ये पी जो है वो हटा देंगे और इस एम को रिप्लेस करवा देंगे किससे, एल से। तो ये फर्क आता है बस म्यूचुअल इंडक्शन के और सेल्फ इंडक्शन के फॉर्मूले में। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है, तो इसी वजह से लगाया जाता है। जब आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। क्लियर यहां तक की बात, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो एप्सिलॉन जो है वो क्या आ जाएगा, एल हमें कितना दिया हुआ, दैट इज 0.5 हेनरी, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी हमें दिया हुआ 2, 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1 और यूनिट क्या होगा, दैट विल बी 1 वोल्ट। और यहां जाके स्टूडेंट हमने ये प्यारा सा न्यूमेरिकल सक्सेसफुली कर लिया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। आया बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 3। ये भी बेहद आसान प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1 की तरह बिल्कुल। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जरा उसकी बात सुन लेते हैं। 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, 2 कॉइल हैं जिन्हें एक दूसरे के करीब रखा गया है, वही वाला केस पहला वाला। इफ अ चेंज इन करंट, अच्छा ये इन्होंने गलत लिखा है, इनको लिखना चाहिए था इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। तो ये दिया हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल, क्यों यूनिट देखेंगे तो लिखा हुआ एम्पियर पर सेकंड, और एम्पियर पर सेकंड तो यूनिट किसका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल। क्लियर है, तो हम इसको कहते हैं डेल्टा आई पी और डेल्टा टी का मतलब क्या, रेट मतलब समथिंग डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल या फर्स्ट कॉइल, एक ही बात है। चले भाई, तो यहां पे आगे क्या है स्टूडेंट हमारे पास, इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट इन द सेकंड कॉइल। सेकंड कॉइल में ईएमएफ कितना इंड्यूस हो गया भाईजान, 4 वोल्ट, इसको हम कह देते हैं एप्सिलॉन एस, मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ आ गया। अब हमसे क्या मांग रहा है, बता रहा है कि बोल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन को कैलकुलेट, इंडक्टेंस को कैलकुलेट करो, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एम। हमने बोला क्या बात करती, बेहद आसान चीज पूछ ली तुमने तो यार। तो यहाँ पे हमें पता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। आई होप इट इज क्लियर टू यू, बेहद आसान फॉर्मूला, नेगेटिव नहीं लगा रहा, फिर मैं बता रहा हूं। हमें एम कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या होगा डिवाइड, तो बस तो यहां से एम किसके बराबर आ जाएगा भाई, एप्सिलॉन एस डिवाइडेड बाय डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलेगा सर नहीं है, चले भाई बिल्कुल जिंदगी खुशहाल है एकदम। तो यहां से एप्सिलॉन एस कितना दिया हुआ है 4 वोल्ट, तो ये आ गया हमारे पास 4 वोल्ट। इसको वोल्ट यूनिट, अच्छा यूनिट में मैं लिख लेता हूं ताकि आपको कहीं गड़बड़ ना हो। 4 वोल्ट, अच्छा यहाँ पे यूनिट नहीं लिखे, चलो हमें तो पता ना यूनिट, चले भाई 4 और डेल्टा पाई और डेल्टा टी कितना दिया हुआ 3, तो यहां से 4 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी आ गई जरा चेक कर लेते हैं, 1.333। तो यहाँ पे 1.333 और यूनिट क्या आएगा, दैट विल बी हेनरी। तो यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने ये आसान सा न्यूमेरिकल भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आई होप कि इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आया पढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 4। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहां लिखा हुआ स्टूडेंट क्या है, सुनते हैं इसकी बात। एक ट्रांसफॉर्मर है, अ ट्रांसफॉर्मर हैज 200 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। पहले बता रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी कॉइल, जिसको हम एनपी कहते हैं, ये याद रखिएगा क्योंकि मैं बार बार इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, तो डायरेक्ट मैं एनपी लिखूंगा, सही है ना। तो एनपी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और वो कितने हैं 200 टर्न्स। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंड 400 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल जिसको हम कहते हैं एनएस, और वो दे रहा है 400 टर्न्स। आगे क्या बोल रहा है जरा सुनते हैं। इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 120 वोल्ट, प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज है जिसको हम वीपी कहते हैं एंड दैट इज 120 वोल्ट, तो वो बोल रहा है कि अब बताओ सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज जिसको हम वीएस कहते हैं फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टूडेंट याद रखिएगा, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, ये हमें इसके नंबर ऑफ टर्न से पता चल जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर उस ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, और वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा रखने होते हैं, वो है यहाँ पर। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप अप ही होगा। चले भाई, तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको, अगर आपने डेरिवेशन करी है ट्रांसफार्मर की, तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि हम जानते हैं कि जो Vp डिवाइडेड बाय Vs होता है, अच्छा यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
वी एस डिवाइडेड बाई वीपी जो होता है ना, वो बराबर होता है किसके स्टूडेंट, वी एस डिवाइड बाई वीपी बराबर होता है एन एस डिवाइडेड बाय एन पी। क्योंकि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का याद रखिएगा डायरेक्ट रिलेशन होता है, और आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए वोल्टेज और करंट का इनवर्स रिलेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीएस ऊपर है तो एनएस भी ऊपर होगा, वीपी नीचे है तो एनपी भी नीचे होगा, ये बात आपको याद रखनी है। चले भाई, तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वीएस, तो इस फॉर्मूले को वीएस के लिए जरा प्यार से अरेंज कर दें। तो यहाँ पे एनएस डिवाइडेड बाय एनपी को, प्यारे प्यारे लोग हैं इनको ऐसे ही रख दें। उसके बाद वीपी डिवाइड है यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेचारा। चले भाई, तो वीएस क्या हो जाएगा, एनएस हमारे पास कितना था, दैट इज 400, और एनपी कितना था, दैट इज 200, और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे भाईजान, वीपी से, और वीपी कितना था 120। चले भाई बेहतरीन हो गया, 200 वन जा 200, 200 टू जा 400, और 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास 240 वोल्ट निकल के आ गए। आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए, एकदम खुश होकर जाना है। तो यहाँ पे आप बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 5, बेहद आसान प्रॉब्लम, बेहद इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बता क्या रहा है, जरा इससे पूछ लेते हैं। एन इंडक्टर विद एन इंडक्टेंस ऑफ 0.02 हेनरी। फिर बोल रहा है सिर्फ इंडक्टेंस का वर्ड इस्तेमाल किया, इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा है, और सेल्फ इंडक्टेंस को हम लिखते हैं कैपिटल एल, और दी कितनी है 0.02 हेनरी। बेहद आसान हो गया। आगे क्या बोल रहा है, हैज अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑफ 2 एम्पियर। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर हो गया, बेहतरीन हो गया। कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर निकालनी, जिसको हम ई कहते हैं, बेहद आसान फॉर्मूला, जिंदगी एकदम आसान। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू हाफ एल आई और इसका स्क्वायर। बेहतरीन, इसकी डेरिवेशन बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाजमी करिएगा, सही है ना। चले भाई, इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मैं भी करवा दूंगा। तो यहाँ पे हाफ, उसके बाद एल हमें कितना दिया हुआ है, एल हमें दिया हुआ 0.02, करंट कितना दिया हुआ भाईजान 2, और इसका स्क्वायर। तो यहां से जरा एक और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.02 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो आई थिंक 0.04 हो जाएगा, देख लेते हैं। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है, 0.04 है, सही है। तो यहाँ पे 0.04, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, दैट इज जूल। तो यहाँ पे जूल आ गया, और यहाँ जाके हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली इंडक्टर की। आई होप इट इज क्लियर। तो आया पढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 6 आ गया। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ अ कॉइल स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 0.2 जूल। तो कॉइल ने जो एनर्जी स्टोर की है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और वो कितनी दे रहा है, दैट इज 0.2 जूल। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है हमारे को कि व्हेन इट कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट वो कैरी करता है 2 एम्पियर का। तो अब बताओ उसका सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की क्या होगी। तो हमने बोला कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, तो एनर्जी स्टोर्ड वाली बात आ गई इंडक्टर की, तो फॉर्मूला वही लगेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई का स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे, किसके लिए, एल के लिए। तो यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है वहां जाके, तो एल के लिए फॉर्मूला बनाते जरा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके, ई से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आई स्क्वायर या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के ई से क्या होगा, डिवाइड, तो ये आ गया आई स्क्वायर यहाँ के डिवाइड हो गया। तो ये फॉर्मूला एल के लिए बन गया। अब जरा वैल्यूज को पुट कर दें, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ई, हमारे पास क्या एनर्जी, और एनर्जी उसने दी हुई 0.2 जूल। करंट कितना दिया हुआ 2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, चले 0.1। तो यहाँ पे हमारे पास एल जो निकल के आ रहा है, दैट इज स्टूडेंट 0.1, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, दैट इज हेनरी। तो यहां से हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ गई, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास निकल के आ गई, दैट इज 0.1 हेनरी, और यहां जाके ये प्यारा सा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। आए अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम 7 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 7 आ गया है। तो बेहद आसान प्रॉब्लम है, आए जरा इसको पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है इन एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग करंट विद अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसने हमें एक वोल्टेज दिया है दैट इज 240 वोल्ट, गलती से 220 लिख दिया, तो यहाँ पे कौन सा वोल्ट होगा ये, दैट विल बी 240 वोल्ट। चले भाई,
तो यहाँ पे हमें 240 वोल्ट का वोल्टेज दे रहा है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड एसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हमें दे रहा है 50 हर्ट्ज की, और कैलकुलेट करने का बोला है पीक वोल्टेज ऑफ द पीक वोल्टेज कैलकुलेट करने का बोला है। उसमें यहाँ पे सबसे बड़ा मसला पता है क्या है कि यहाँ पे अगला जो आपका चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा है, हमारे घरों में जो एसी आता है, आपको पता है एसी आता है, अल्टरनेटिंग करंट आता है, तो वो हमें क्या बताया जाता है कि उसका जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट होता है। ऐसा ही है। अब आप खुद सोचें कि अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की वेव देखें, हमें क्या पढ़ाया जाता है अल्टरनेटिंग करंट की, अभी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। अल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज होता है वो तो हर बार चेंज हो रहा होता है ना, और हर बार जब चेंज होगा तो फिर आपको 220 वोल्ट कौन सी वैल्यू बता रहा है वो, हर पॉइंट पे तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। तो फिर जो हमारे पास एसी जो हमें बोला जाता है 220 वोल्ट आ रहा है आपके घरों में, तो फिर वो क्या होता है उसे याद रखिएगा। इस वेव के अंदर जो सबसे ऊंची जो वैल्यू होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है, इसे हम कहते हैं पीक वैल्यू, और यही वैल्यू वो बोल रहा है कि कैलकुलेट करके दो। तो अब सवाल ये है उसने जो हमें 240 वोल्ट हमें दिए हैं वो क्या है, याद रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि एसी का करंट बार बार वोल्टेज चेंज हो रहा था, जिस वजह से हमें तो कोई एक खास वैल्यू चाहिए थी। तो हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट निकाला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। उसने यहाँ सॉरी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट निकाला। उसने रूट मीन ही क्यों निकाला वो आप इंशाल्लाह अगले चैप्टर में, अगर मुझे टाइम मिला तो पढ़ाऊंगा, वरना फिर आप देख लीजिएगा कहीं से भी। तो यहाँ पे आसान जमाने समझाऊं तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हमने निकाला, तो वो पीक वैल्यू से थोड़ा कम होता है। पीक वैल्यू का लगभग 70% होता है। समझ में आ रही है बात, लगभग 70% होता है। तो याद रखिएगा ये हमें असल में ये हमें दिया जाता है। हम लोग जो एसी वोल्टेजेस यूज करते हैं, एसी मीटर यूज करते हैं, वो हमें असल में क्या बताते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कैलकुलेट करके बताते हैं। क्लियर है। तो अब यहां पे भी उसने जो हमारे को बताया कि एसी जनरेटर जो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है वो है 240, तो असल में वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है इसका। सही है ना, तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, तो वो हमें दे रहा है। अब हमसे क्या मांग रहा है कि पीक वोल्टेज कितना होगा, तो पीक हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए एक रिलेशन होता है स्टूडेंट, वो आप पढ़ेंगे अगली क्लास मतलब चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ रिलेशन क्या होता है कि VRMS जो होता है ना, VRMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जो होता है वो असल में बराबर होता है 0 परसेंटेज में नहीं, मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, 0.707 ऑफ V पीक। पीक वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे 0.07 को, तो आपको मिल जाता है VRMS। हमें क्या निकालना है, पीक वोल्टेज। तो यहां 0.0707 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहां से हम लोग V पीक निकालेंगे, पीक वोल्टेज निकालेंगे, क्या होगा VRMS डिवाइडेड बाय 0.707। तो यहां से VRMS हमें उसने कितना दिया, दैट इज 240 वोल्ट एंड डिवाइडेड बाय 0.707। तो आए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं और कितना आता है तो जरा देखते हैं। 339.4, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 339.4। और यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने पीक वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया जो उसने हमें बोला था। आई होप कि इसके अंदर कोई मसला आपको नहीं होना चाहिए, एकदम बेहतरीन और इजी न्यूमेरिकल है। बाकी जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला कैसे आया, वो इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बस अभी के लिए इतना याद रख ले कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 0.707 मल्टीप्लाई बाय पीक वोल्टेज। आई होप इट इज क्लियर। तो आज की चले आप बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया प्रॉब्लम नंबर 8। बेहद आसान प्रॉब्लम है, जो भी हमने किया वही है। लिखा हुआ है एक ट्रांसफार्मर है जिसके 1000 टर्न्स है इन प्राइमरी कॉइल। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल को हम डिनोट करते हैं NP से, तो NP दिया हुआ 1000 टर्न्स। आगे लिखा हुआ है एंड 200 टर्न्स इन इट्स सेकेंडरी कॉइल, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल को हम लिखते हैं NS। तो NS हमें दिया हुआ 200 टर्न्स। आगे पढ़े तो लिखा हुआ है इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 120 वोल्ट मतलब 120 वोल्ट, तो हमारे पास प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज होता है उसको हम कहते हैं VP, और VP दिया हुआ है 120 वोल्ट, और हमसे मांग रहा है सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लिखे ना लिखे, हमें ऑलरेडी बात समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल के कम है, इसका मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता क्या है, जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है। क्लियर। चले भाई, आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, क्या मैंने बताया था कि VS डिवाइडेड बाय VP जो होता है ना, वो बराबर होता है किसके, NS डिवाइडेड बाय NP के। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का
डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो वीएस के साथ एनएस, वीपी के साथ एनपी। क्लियर? इस फॉर्मूले को हम किसके लिए अरेंज कर लेंगे? वीएस के लिए। तो एनएस डिवाइडेड बाय एनपी अपनी जगह पे जिंदगी मस्त गुजार रहे एकदम। चले भाई, वीपी यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहां से जरा वीएस को कैलकुलेट करते हैं। एनएस कितना दिया हुआ है? 200। चले भाई, बेहतरीन हो गया। एनपी कितना दिया हुआ? 1000। ये भी बेहतरीन हो गया। और इससे मल्टीप्लाई करना वीपी से, और वीपी कितना दिया हुआ है? 120 वोल्ट। जरा काट पीट के चेक करते हैं कितने कट रहे हैं। एक जीरो से ये एक जीरो गया, ये एक और जीरो से एक और जीरो गया, और ये वाले एक और जीरो से ये वाला एक और जीरो गया, और वो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 24। तो ये आ गया हमारे पास Vs इज इक्वल टू 24, और यूनिट क्या होगा? दैट विल बी वोल्ट्स। तो 24 वोल्ट्स। तो यहाँ जाके स्टूडेंट हमने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ, जो आज की इस वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम है। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 9 आ चुका है, और आज की इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल। तो आए जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ। बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है। लिखा हुआ स्टूडेंट इसके अंदर कि अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर। सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ कंडक्टर दे दी, जिसको हम कैपिटल एल लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 0.4 मीटर। बेहतरीन बात कर दी उसने। लिखा हुआ मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर दे रहा है कि कितनी स्पीड से कंडक्टर को मूव कर रहा है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने वी कह दिया। स्मॉल वी कहते हैं या स्मॉल वी कहा करें वेलोसिटी को ज्यादातर। चले भाई, आगे क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई देखिए, हमें एंगल भी दे दिया, थीटा भी दे दिया। थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, और उसने बता दिया इन दोनों के दरमियान क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब V और B के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। एकदम ब्यूटी वाली बात कर दी उसने। आगे देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड भी हमें दे रहा है, दैट इज 0.3 टेस्ला, और हमें मांग क्या रहा है? मांग रहा है मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर। मोशनल ईएमएफ निकालना है भाई, सिंपल और सीधी सी बात है। तो भाई जल्दी से आए जरा मोशनल ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान सी बात कर दी आपने, VBL sin थीटा। चले भाई, एकदम ब्यूटी वाली बात हो गई। तो यहाँ पे एप्सिलॉन जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है? 5 मल्टीप्लाई बाय b कितना है? 0.3। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी है? दैट इज 0.4। साइन एंगल कितना है? दैट इज 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करें? 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 कर दें, आंसर आ जाएगा। चले 6। तो यहां से हमारे पास 0.6, और साइन 90 कितना होता है? 1। तो यहां से एप्सिलॉन कितना आ जाएगा? 0.6, और यूनिट क्या आएगा? दैट विल बी वोल्ट्स। तो स्टूडेंट यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने ये प्यारा सा न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। आई होप कि जितने न्यूमेरिकल मैंने आज आपको इस वीडियो में करवाए, आई होप सारे क्लियर होंगे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।